चल स्टार्ट करूं मैं? सुनाई दे रहा है ना? हाँ, क्लियर एकदम सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में था? मुगल और अफगान। और अफगान में फाइट कौन कर रहा था? तो हेमू था। हेमू अफगान का रूलर नहीं था। रूलर था आदिल शाह सुर्री। उसकी तरफ से हेमू फाइट कर रहा था। और मुगल्स में कौन था? अकबर। तो अकबर भी खुद के लिए फाइट नहीं कर रहा था। अकबर की तरफ से कौन था? बैरम खान, जिसको हम लोग खान बाबा भी बोलते हैं। तो अकबर का एज जो कि काफी छोटा था, इसलिए बैरम खान जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और उसकी तरफ से फाइट कर रहा था। और रूल था उसमें कि अगर जो रूलर जीत जाएगा, वो अगर उसका गला काट देगा, जो हारा हुआ रूलर है, तो फिर उसको मिलेगा टाइटल जो था गाजी, जो मिला अकबर को हेमू के डेथ के बाद। तो ये हो गया बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मेन रोल किसका था? बैरम खान का, जिसने जिताया अकबर को अकबर की तरफ से फाइट करके। ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं अकबर कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्निटी। उसमें क्या है? एन ए अकबरी, जिस किसने लिखा है? अबुल फैजल ने, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है रॉयल्टी सुप्रीम की। रॉयल्टी के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं, रॉयल्टी सबसे ऊपर है और इम्पोर्टेंट है। और उसमें एक्सप्लेन किया है उसने दक्षा, सजदा और पदीशा। सजदा मतलब झुकना और पदीशा मतलब पैर छूना, पैर टच करना। ठीक है। Abu Fazl defined the sovereignty was a nation based, not religion based. Entire political and the spiritual function is in king. ये था। और बताया है उसने ट्रू मोनार्क क्या कौन होता है? जो किसी के साथ भी पार्शियल ना हो, और उसका मेन फोकस जो है वो अपने एम्परर को एक्सपांड करना हो, वेलफेयर की तरफ हो, प्रेयर डिवाइन, और लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना हो। ठीक है। और उसने बताया कि बैलेंस, कभी भी एक एम्परर जो है वो बैलेंस होना चाहिए, टेम्पर्ड होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, और उसका ड्यूटी जो है वो पब्लिक के वेलफेयर की तरफ होना चाहिए। और अकबर जो था वो फर्स्ट मुगल एम्परर था जिसने खुद से खुद रीड किया और इमाम की पोजीशन को वीक किया। इससे पता चलता है कि अकबर जो है वो कितना लिबरल था, और वो किसी भी रिलीजियस पर्सन को अपने ऊपर नहीं देखना चाहता था। ठीक है, समझ रहा है ना? और उसने खुदा रीड करने के बाद खुद को टाइटल दिया क्या? तो वो था इमाम आदिल और मुस्ताहिद ए अल्लाह, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। फिर बाद में वो उसका काफी बेनोवेलेंट बिहेवियर था, और वो काफी फेमिलियर था, और उसने अकबर ने कुछ भी पुराना पॉलिसी जो है उसको खत्म नहीं किया, उसने उसको रिवाइव किया, कुछ नया मॉडिफाई किया, और उसको कंटिन्यू किया, उसने खुद से कुछ नया स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। तो ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्निटी अकबर का। उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो उसमें क्या है? रीजनल ईयर, 9th रीजनल ईयर और 10th रीजनल ईयर। 8th रीजनल ईयर में कौन आते हैं? अपने अहमद खान 1563 में, जो जितने भी लैंड है उसको जो है खालसा लैंड के अंदर ले लेंगे, मतलब किंग के अंदर ले लेंगे। जितने भी लैंड जो और वहाँ के जितने भी लैंडलॉर्ड्स के पास थे वो सारे उसने कहाँ ले लिए? खालसा लैंड के अंदर, मतलब किंग के अंदर ले लिए। और उसको एक कंटिन्यू कौन करता है? तो मुजफ्फर खान और फिर तोड़लमल, ये दोनों जो है ये इतमत खान की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं 1564 में। और 10th रीजनल ईयर में जो है वो मुजफ्फर खान क्या करता है? वो खुनंगोज जो है वो लेवल के जो ऑफिसर है या फिर वो जो काम होता है उसको भी अपने अंडर कर लेता है। खुनंगोज क्या था? तो वो था इंटरेस्ट ऑन कल्टिवेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर था वो था। तो इससे क्या हुआ? उसने खुनंगोज को अंडर ले लिया, तो इसका मतलब उसने जितने भी कल्टिवेटर्स के ऊपर इंटरेस्ट आएंगे उसका इंचार्ज अपने पास ले लिया। मतलब अब वो इंटरेस्ट या फिर रेंट जो है वो लैंड के ऊपर वो भी डिफाइन कर सकता है। और उसके बाद उसने किया हाले हासिल, जो था रेंट ऑन लैंड। जब उसने खुनंगोज अंडर ले लिया तो उसने रेंट और लैंड भी डिफाइन किया कितना होना चाहिए। फिर बाद में
एथ रीजनल ईयर में क्या हो गया, कुनंगोज आज फॉर असेसमेंट ऑन लैंड। कुनंगोज को बोला कि लैंड का असेसमेंट भी करने के लिए, और उसके लिए जो ऑफिशियल है वो था कारोरीज। इसके लिए जो है उसको हम लोग करोरीज बोलते हैं। फिर बाद में आएंगे अपने हम समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। उसके बाद कारोरीज के बाद जो है 1573 में अपने गुजरात में तोड़लमल एक पायलट प्रोजेक्ट कराते हैं, जो 19 रीजनल ईयर मतलब 19 साल के लिए होता है। कब कराते हैं? 1573 में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और फिर 73 में जो है वो पायलट प्रोजेक्ट चलेगा गुजरात में। तो हो गया 19 साल, तो 19 ईयर्स का पायलट प्रोजेक्ट चला था। उसके बाद 24th रीजनल ईयर में आया था एन ए दहशाला। वो 24th रीजनल ईयर में आया था। यही वाला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था गुजरात में। एन ए दहशाला को कैसे लाया जाए, जैसे बोल सकते हैं डिमोनेटाइजेशन। फिर बाद में आएगा रे सिस्टम। रे सिस्टम आया उसके बाद। उसमें कैसा था कि प्रोडक्शन और क्रॉप्स डिफाइन किए थे कि वो लोग ने जब भी ये 24th रीजनल ईयर में एन ए दशाला अपने अंडर लिया ना, तो उन्होंने रे सिस्टम में क्या किया कि 10 साल पहले का जितना भी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप या फिर जो भी क्रॉप्स के प्राइसेस थे ना वो निकाले। उसके बाद उस हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन और क्रॉप्स का प्राइस डिफाइन किया कि कितना होना चाहिए मार्केट को देखने के बाद। फिर और फिर क्या किया, लैंड डिविजन जो है उसको डिफाइन किया तीन तीन स्टेजेस, तीन तरह से। पहले था पलोंग्स, फिर बाद में आएगा अपना फिरौती, और फिर छच्चर। लॉन्ग्स जो थे वो एक एक साल के गैप में जो क्रॉप्स होते थे, वो फिरौती जो थे वो भी एक एक साल हाँ एक एक साल के बाद। और जो छच्चर था वो 3 से 5 साल के बाद जिस लैंड पे क्रॉप्स होते हैं ना उसको छच्चर लैंड बोलते हैं। और फिर बंजर मतलब जो अनकल्टिवेटेड है। फिर बाद में इन लोग ने गजे सिकंदरी में जो था वो 32 यूनिट्स का क्या बोलूँ मैं अभी उसको, ठीक है। टाइम पे जो था वो मोस्टली कैश पेमेंट चलता था टैक्सेस वगैरह के लिए, तो इसीलिए फार्मर्स जो थे वो अपने क्रॉप्स को बहुत जल्दी बेचना शुरू चाहते थे ताकि वो लोग टैक्स को बराबर पे कर सके। और जल्दी टैक्स पे करने के लिए वो लोग अपने क्रॉप्स को भी जल्दी पे करेंगे, और अगर क्रॉप्स को पे जल्दी करना है तो फिर सस्ते दाम में बेचना पड़ेगा। तो इसलिए उनको नुकसान भी हो रहा था कि उनको टैक्स के वजह से अपने क्रॉप्स को कम दाम में बेचना पड़ता था। तो ये हो गया उसका लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। उसके बाद आएगा अपना ऑफिशियल पॉलिसीज। इसके अंदर था पटवारीज, जिसके अंदर पटवारीज के विलेज लेवल पे पटवारीज जो थे वो विलेज लेवल पे थे। और फिर परगनास कुनंगोस ये भी थे, जो कि थे हमारे, जो क्या करते थे जितने भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, रेंट असेसमेंट जितने भी काम होते थे वो सब कौन देखता था? परगनास और कुनंगोस। कुनंगस को ही गुजराती में जो है वो देसाई बोलते थे, जो ये सब काम देखते हैं। और फिर जो ग्राउंड मतलब जो एक्चुअली में असेसमेंट करेगा, मतलब लैंड को प्रॉपरली मेजर वगैरह करना, उसको खरीब खान बोलते थे। और उसको जो सुपरवाइज करेगा उसको खारिब्स बोलेंगे, जो उसको सुपरवाइज करेगा ये सारे काम को। और जो सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफिशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे अमल गुलजार। अमल गुलजार और आमिल, ये सब जो थे वो चीफ लेवल के थे, मतलब ये सब सब कुछ सुपरवाइज करते थे। आमिल हम लोग ने इसके पहले शेरशाह के उसमें भी देखा था, जो हाई लेवल ऑफिशियल थे। ठीक है। उसके बाद है, एक मिनट, हाँ उसके बाद है एटीट्यूड टुवर्ड पीजेंटरी। एटीट्यूड टुवर्ड पीजेंटरी में क्या था कि अकबर का जो एटीट्यूड था अपने फार्मर्स या पीजेंट की तरफ काफी अच्छा था। वो सबको बहुत ज्यादा कंसेशन देता था, सिंपैथेटिक था, पॉलिसी उसकी काफी अच्छी थी, और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम थे। कोई भी पीजेंट, कोई भी फार्मर जो है वो उससे लोन वगैरह ले सकता था लो इंटरेस्ट में। उसने सबको उतना अलाउ किया था, कमीशन वगैरह सब। और
कमीशन उसने जो है वो नबूद लैंड मतलब ब्रॉड लैंड जो है उसके ब्रॉड एरिया जो था उसके ऊपर भी कमीशन रखे थे। अगर लोगों को उस पर भी काम करना है तो लोग उस पर भी कमीशन मतलब लोन वगैरह ले सकते हैं। फिर 1585 में तोडलमल और सिराजी फतुल्ला सिराजी ये दोनों ऑफिशियल्स आए क्यों चेक करने के लिए करप्शन वगैरह की करप्शन नहीं हो रहा ना ऑफिशियल लेवल में। फिर आएंगे अमल गुलजार हम लोग ने ऑफिशियल्स में देखा था हाई लेवल जो चीफ थे वो। तो इन्होंने क्या किया जितने भी वेस्ट लैंड थे उसको भी अंडर काउंट किया कल्टिवेटेड, जिसके वजह से इनका रेवेन्यू या फिर टैक्स जो है वो थोड़ा ज्यादा नंबर में देखने लगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एटीट्यूड टुवर्ड पीजेंट्री। फिर पार्ट 5 जो है वो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है इसके कि रैशनलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि अमल गुलजार ने जो है वो सारे लैंड जितने भी वेस्ट लैंड कल्टीवेटेड लैंड छच्चर लैंड जो भी हम लोग ने लैंड वगैरह सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर कर लिया था, सबको सेम कंसिडर किया, तो रैशनलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और ऊपर देखा कि प्रो पीजेंट एंड प्रो एग्रीकल्चर अप्रोच। अकबर सबको सेम मानते थे, सबके लिए सेम रूल्स रेगुलेशन, सबके लिए सेम लॉ। सारे जो लॉज थे वो प्रो पीजेंट थे या प्रो एग्रीकल्चर थे, किसी को भी कोई ऐसे प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बेस, जब उनका लैंड बढ़ गया वेस्ट लैंड भी इसके अंडर आ गया तो उनका रेवेन्यू बेस इंक्रीज हुआ क्योंकि टैक्स का जो एरिया है वो भी बढ़ गया। एक्सपांशन ऑफ कैश क्रॉप का एक्सपांशन हुआ क्योंकि लोगों को टैक्स जो है वो कैश में ही पे करना था, तो इसीलिए मोस्टली लोग कैश क्रॉप्स की तरफ जा रहे थे। फिर पार्ट 6 जो है वो लिमिटेशन, उसके अंदर क्या है, नॉट ट्रू टू रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था कि पूरा मतलब एक 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 पर्सन जो है वो टैक्स एक एक पर्सन जो है वो टैक्स नहीं पे करेगा, एक विलेज पूरा एक साथ टैक्स पे करेगा। मतलब अगर मुझे टैक्स पे करना है तो मैं खुद से टैक्स नहीं पे करूंगी, मैं मेरे विलेज हेडमैन को दूंगी और फिर वो जाके जो है वो किंग के पास जाएगा। फिर बाद में पीजेंट्री रिमेन अंडर प्रेशर। हाँ, पीजेंट्री रिमेन अंडर प्रेशर मतलब कि अल्टीमेटली टैक्स जो था वो कैश में पे करना था, तो उसके लिए कैश चाहिए और टैक्स ऑन टाइम पे करने के लिए इन लोगों को अपना क्रॉप जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बेचना पड़ता था लो कॉस्ट पे। तो अगर उन्होंने 10 kg अगर कुछ चावल वगैरह बेचना है तो 2 रुपए में बेचेंगे क्योंकि उन्हें फटाफट कैश चाहिए। तो फिर वो इसके वजह से किसका हुआ, तो कौन बने, तो बनिया बनिया है बीच में। तो वो लोग जो है वो पीजेंट को प्रेशराइज करते थे कम दामों में चीजें लेने के लिए, देने के लिए। फिर पार्ट 7 कंटिन्यूटी, मतलब कि अकबर की कौन सी पॉलिसी कंटिन्यू हुई या नहीं, तो मोस्टली नहीं हुई क्योंकि अकबर के बाद जो रूलर आए वो उतने स्ट्रॉन्ग या उतने टॉलरेंस नहीं थे। और शाहजहां ने जो है मेड हाफ रेवेन्यू कर दिया, उसने अपने लैंड से जो वेस्ट लैंड था वो पूरा अलग कर दिया और उसकी वजह से उसका रेवेन्यू भी जो है वो हाफ हो गया। कंसिडरेशन ऑफ नबूद, नबूद जो है हम लोगों ने देखा था वो वेस्ट लैंड है, वो भी कम हो गया। फिर बाद में स्प्रेड ऑफ डेक्कन सिचुएशन। हाँ, फिर बाद में इसके वजह से जो है वो फार्मर का सिचुएशन और खराब होने लगा क्योंकि फार्मर्स के पास लैंड ही नहीं बचे थे कि कौन से लैंड है, कम लैंड हो गया था उनका एरिया क्योंकि शाहजहां जो है वो इस लैंड को काउंट ही नहीं कर रहा था लैंड में। ठीक है, फिर आएगा पार्ट 8 मेथड ऑफ असेसमेंट लैंड का कैसे होता था। तो अ, घालब घल घाला बख्शी घाला बख्शी बिताई और भावली, ये जो है वो डिवीजन ऑफ लैंड, मतलब उसको डिवीजन ऑफ लैंड को ये भी बोला जाता है, घाला बख्शी बटाई और भावली। और इसमें 3 टाइप है, पहले खेत बटाई, फिर लिंग बटाई, फिर वजन बटाई। खेत बटाई मतलब हार्वेस्टिंग के पहले खेत को बांट दिया जाएगा। लंग बटाई मतलब जब भी हम लोग कट करते हैं और उसके बाद जो यूनिट ऑफ क्रॉप्स जैसे छोटे छोटे यूनिट ऑफ क्रॉप्स होते हैं उसको बांटा जाएगा। और फिर वजन बटाई मतलब वेटेज के हिसाब से बांटना। फिर बाद में धनाबंदी जो है वो प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लॉ, ये जो था वो इंस्पेक्शन करता था और मेजर करता था लैंड वगैरह को। और नशक नशक जो है वो रफ कैलकुलेशन ऑफ जितने भी पास्ट रेवेन्यूज हुए थे उसका। और नशक जो है वो मोस्टली पॉपुलर था बंगाल में। ठीक है, तो इतना हम लोग ने किया। तो क्या क्या था इसके अंदर अकबर की पॉलिसीज के अंदर, पहले तो हम लोग ने देखा
कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्निटी, फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसके बाद ऑफिशियल्स देखे, फिर बाद में एटीट्यूड टुवर्ड पीजेंट्री, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, मेथड ऑफ असेसमेंट। अब देखते हैं अकबर का रिलीजियस पॉलिसी। तो फर्स्ट था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबरेशन। तो ऐसा क्यों था कि अकबर इतना टॉलरेंस है? क्योंकि उसके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी काफी ज्यादा टॉलरेंस और ओपन माइंडेड थे। वो लोग भी इतना फोकस नहीं करते थे रिलीजियस के ऊपर। ये लोग कितनी भी फाइट वाइट कर ले, लड़ाई वगैरह, बट इनका इनका फोकस आर्ट एंड कल्चर की तरफ भी उतना ही था। और अकबर इसलिए इतना टॉलरेंस भी था क्योंकि उसकी मदर जो है वो शिया मुस्लिम थी और फादर जो है वो सुन्नी। और इसके वजह से बाबर जो है वो ऑर्थोडॉक्स नहीं था। और दूसरा, उनके जो प्रीस्ट या उनके जो टीचर थे अबुल लतीफ, वो भी सूफी सेंट थे, जिसके वजह से बाबर बहुत ज्यादा एनलाइटन था, फिलोसॉफिकल था और काफी अच्छा था। और एक और रीजन था कि राजपूत प्रिंसेस, वो मोस्टली उनका वेडिंग जिससे हुआ था राजपूत प्रिंसेस हिंदूज, तो इसलिए उनका ज्यादा टॉलरेंस था। ठीक है। फिर पार्ट टू, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, कि जब बाबर एम्परर था तभी इंडिया में चल रहे थे भक्ति मूवमेंट्स। भक्ति मतलब गुरु गोविंद और चैतन्य प्रभु, ये लोग दोनों काफी ट्रेंड में थे बोल सकते हैं। तो इसका भी इन्फ्लुएंस हुआ बाबर के ऊपर, और इनकी भी जो आइडियोलॉजी है उससे बाबर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और बहुत ज्यादा एनलाइटन हुए। फिर पार्ट थ्री, अकबर फिलोसॉफिकल आउटलुक। बस अकबर का मोस्टली फोकस था मिथिसिज्म की तरफ, और मिथिसिज्म मतलब सूफीज्म। और उनके ही कोर्ट के एक जो हिस्टोरियन है बदौनी, उन्होंने बात किया है अकबर के मेडिटेशन के बारे में। और अकबर का जो एक एसोसिएट था शेख मुबारक, वो भी बहुत ज्यादा एनलाइटन और बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल था, जिसके उसका भी असर अकबर के ऊपर हुआ, मतलब अच्छी दोस्ती। और उनके बच्चे जो थे वो बड़े फिलोसोफर थे, फिलोसॉफी फिलोसोफर्स थे। ठीक है। जिसका नाम था फैजी और अबू फैजल। अबू फैजल कौन था? तो अबू फैजल ने लिखा था एन ए अकबरी। फिर हमने पार्ट फोर, पॉलिटिकल नेसेसिटी। तो लिबरलिज्म जो है वो एक तरह से ठीक है कि अकबर उतने लिबरल थे या फिर बहुत ज्यादा टॉलरेंस थे, बट एक और रीजन था कि उनको इंडिया के अंदर अपना दबदबा कायम करना है। तो वो पॉलिटिकल नेसेसिटी भी थी कि अगर उन्हें यहाँ पे रहना है तो हिंदू हिंदू के ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा करना रहेगा, क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की थी। फिर पार्ट फाइव है इबादत खाना अफेयर्स। इबादत खाना पहले था कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना था फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े आइडियोलॉजिस्ट जो आते थे वो डिस्कस करते थे अपने अपने रिलीजन के बारे में, और फिर अपने अपने रिलीजन के जो है वो कोर्स मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेन करते थे अकबर को। और अकबर हर रिलीजन का थोड़ा थोड़ा कोर लेके अपना आइडियोलॉजी फॉर्म करता था। और फिर बाद में 1579 अकबर टूक इमाम प्लेस एंड read खुतबा एंड फैजी वोट अल्लाह अकबर। 1579 में अकबर जो है वो इमाम का प्लेस लिया। कैसे? तो खुतबा रीड करने के बाद। और फैजी ने लिखा है अपने पोएम में एक, मतलब अकबर को डिफाइन करते हुए लास्ट में लिखा है अल्लाह अकबर। फिर बाद में जिससे क्या ठीक है। और इतना सब, मतलब इबादत खाना में इतना सब होने के बाद अकबर खुद को बहुत ज्यादा ऊपर समझने लगा था, टॉप ऐसा हो गया था। तो उसने ये भी बोला था कि अगर कोई अकबर के डिसीजन के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब वो नेशन और रिलीजन दोनों के अगेंस्ट जा रहा है, और अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो भी वो सारी जब्त कर ली जाएगी। तो इसलिए लोग ज्यादा उसके आगे बोलते भी नहीं थे। फिर डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ शुले कुल। यहाँ पे क्या होता था, अकबर सबका आर्ग्यूमेंट सुनता था, जितने भी रिलीजियस पर्सनालिटीज थे उनका आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुनता था, और इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज वगैरह होता था।
और अच्छी चीजें हर रिलीजन से लेके वो अकबर अपने हिसाब से उसको देख लेता था कि क्या करना है। उसका मोस्टली अकबर हर रिलीजन से थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो उसका उसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया हिंदुइज्म का, और उसने किलिंग ऑफ एनिमल बैन कर दिया। मतलब हिंदुइज्म का एक और इन्फ्लुएंस होने का रीजन था कि उसकी जितनी भी वाइफ्स थी वो हिंदू थी, तो इसलिए भी बोल सकते हैं कि हो सकता है। और फिर उसने सबको दिया फ्रीडम ऑफ वर्शिप, एडॉप्शन ऑफ कस्टम विडो रीमैरिज को भी उसने अलाउ कर दिया। फिर नो सती मतलब पूरी तरह से बैन नहीं, सती अगर किसी को सती होने का मन है तो हो भी सकता है, वो रुकेगा भी नहीं। नो चाइल्ड मैरिज, नो एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो ये सब किया अकबर ने सुले कुल में। फिर बाद में दीन इलाही क्या था, तो सोसाइटी ऑफ स्मॉल ग्रुप, जहाँ पे खाली बहुत इम्पोर्टेंट लोग, या फिर बोल सकते हैं कि ये कुछ लोगों का छोटा सा ग्रुप था, जिसके अंदर वही लोग आते थे जिनको मन हो। इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, ये रिलीजियस बेस्ड था, अपने मन से आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। तो इसमें दिल्ली लाई में कैसा था कि लोग संडे टू संडे आते थे अकबर को मिलने, और वो पगड़ी वगड़ी पहन के आते थे और फिर चरण छूते थे। फिर उनको ऐसे अकबर उठाएगा और फिर उनके कान में बोलेगा शस्त्र करके कुछ, शस्त्र कोई होगा, मतलब कुछ तो था, वो उनके कानों में बोलता था। और फिर उसके बाद उसके डिसाइपल बन जाते थे, फिर वो लोग अकबर को फॉलो करने लगते थे, और फिर सब लोग अल्लाह अकबर और बोलते थे। उसके बाद फल फलाहू। फिर बाद में अकबर ने जो है जितने भी उस ग्रुप में थे उनको या सबको बोला था मीट बैन कर दो, स्पेशली ऑन बर्थ मंथ तुम मीट नहीं खा सकते, बट तुम पार्टी दे सकते हो दूसरों को। फिर अकबर की मेंटालिटी काफी ब्रॉड थी, और उसने फिर मैरिज का एज भी डिफाइन किया, 14 एंड 16, 14 फॉर गर्ल्स, 16 फॉर बॉयज, और प्यूबर्टी के बाद कभी भी गर्ल्स का मैरिज। फिर बाद में रिचुअल्स वगैरह सब कुछ। few joined political significance, few joined no political significance, bound to अकबर। हाँ मतलब इसका कुछ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, जिसको ज्वाइन होना है वो हो सकता है, किसी को फोर्सफुली नहीं था कि ज्वाइन ही होना है। फिर ये शो करता है कि लोग कैसे साथ में आते हैं, एक स्पिरिचुअल स्टेटस ऑफ लोग कैसे साथ में आते हैं अपने से अकबर को बढ़ावा देने के लिए, या फिर उसके स्टेटस को और एनलार्ज करने के लिए। अब फिर ये लोग खुद का इनिशिएट खुद करने का, अकबर किसी को फोर्स नहीं करता था, और लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से इनिशिएट किया भी था। बट फिर अकबर के बाद ये बंद हो गया, किसी और मतलब किसी और में इतना पर्सनालिटी किसी और की इतनी अच्छी नहीं थी, वो इसको कंटिन्यू कर पाए। उसके बाद आएगा पार्ट 6, 7, 8 सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। तो क्या क्या थे, अकबर स्टॉप सती कभी 1590 और 91 में, विडो रीमैरिज 1587 में, फिर मोनोगैमी, नो चाइल्ड मैरिज 1882, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, लीकर प्रोहिबिटेड था, लीकर जो था वो मना था, बट लाइसेंस मिलते थे शॉप को। फिर प्रोस्टिट्यूशन वो रेगुलेटेड, प्रोस्टिट्यूशन जो है वो रेगुलेटेड था। फिर अकबर दिन इलाही में वही सब है जो हम लोगों ने रीड किया था, कि वो कितना टॉलरेंस है, या फिर वो सारे रिलीजियस से थोड़ा थोड़ा सीखता है, और उसके अंडर जो ऑफिशियल्स है वो भी हर तरह के, मतलब वो किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है, तो यही सब है। और मेन मोटिव था अकबर का हिंदूज के ऊपर फोकस करना, क्योंकि वो चाहता था अपने एम्पायर को और एनलार्ज करना और बिल्ड करना, जिसके लिए उसको हिंदूज का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए वो चाहता था कि हिंदूज उसके हमेशा सपोर्ट में रहे, राजपूत जो थे वो उसके सपोर्ट में रहे, सो दैट उसका जो एम्परर है वो और अच्छे से या अच्छी तरह से बढ़े या ग्रो करे, फ्लरिश करे। फिर इतना बस हो गया। तो ये था अकबर का रिलीजियस पॉलिसी, उसके अंदर क्या क्या था, रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबरलिज्म, और फिर सेकंड था इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, फिर फिलोसॉफिकल आउटलुक, फिर पॉलिटिकल नेसेसिटी, और इबादत खाना, फिर सुल सुले कुल,
दिल दिन इलाही और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, और अकबर का दिन इलाही। फिर अकबर का राजपूत पॉलिसी क्या था? तो फर्स्ट था पॉलिसी ऑफ फ्रेंडलीनेस, सिंपैथी। पहले तो वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता था, अगर दोस्ती से मानते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर फोर्स्ड। ये उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। फिर सेकंड था फैक्टर शेप द पॉलिसी, ओपन माइंडेड नेचर। अकबर का ओपन माइंडेड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उसने राजपूत को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया या अपने साइड में लिया, क्योंकि वो उतना अच्छा था या उतना वो लिबरल था। फिर और इसलिए भी उसने हिंदू मतलब जो थे हिंदू ऑफिशियल रखे थे, क्योंकि मुस्लिम ऑफिशियल्स जो थे वो धीरे धीरे करप्ट होने लगे थे काफी ज्यादा, और अकबर को पता था कि राजपूत का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है अगर उसके एम्पायर को बिल्ड करना है या बड़ा करना है। फिर इसलिए उसने जो जितने भी हाई पोजीशन थे या जितने भी इम्पोर्टेंट पोजीशन थे वो सब उसने हिंदूज को दिया था मोस्टली, ताकि ग्रो कर सके उसका एम्पायर। फिर बाद में मैट्रिमोनियल अलायंसेस में क्या था? मैरिज डॉटर ऑफ बीरामल प्रिंसेस ऑफ बीकानेर एंड जैसलमेर। अलग अलग लोगों से मतलब जितने भी राजपूत थे उनकी लड़कियों से शादी किया, सो दैट उनके साथ वो मैट्रिमोनियल अलायंस कर सके और उनका एजा भी इसके अंडर आ सके, और जो लड़की के घर वाले हैं वो अकबर को सपोर्ट कर सके। फिर जितने भी हाई जॉब्स थे उसमें कौन कौन था? राजा बीरामल, भगवान दास, मान सिंह, तोड़लमल और बीरबल। ये सब काफी इम्पोर्टेंट लोग हैं। बीरबल तो सबको पता है, अकबर बीरबल फेमस। फिर बाद में और फिर रिलीजियस टॉलरेशन पार्ट 5। इसमें कैसा था कि टू गवर्नमेंट, उसने बहुत सारी नए टेम्पल्स भी बिल्ड किए, जिसका नाम है जो एक बनारस में है और दूसरा वृंदावन में है। और फिर उसने ज्वालामुखी टेम्पल पे जो है वो गोल्डन अम्ब्रेला बनवाया। और जितने भी जो भी रिलीजन के लोग थे सबको अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का छूट था। एनिमल किलिंग स्टॉप कर दिया उसने। एबोल्यूशन ऑफ जिजिया, इसने जिजिया बंद करवा दिया जो था टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, इसने ये भी बंद करवा दिया। फिर 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स, जो भी वो भी हिंदू के ऊपर ही थे मोस्टली, जो अपने भगवान से मिलने मिलने जा रहे हैं, वो उनके ऊपर ये टैक्स था। फिर 1564 में जिजिया बैंड हो गया। रिमूवल ऑफ जिजिया क्रिएटेड इक्वल सिटीजनशिप। जब जिजिया उन्होंने निकाल दिया तो फिर लोग मतलब हिंदूज जो थे वो और ज्यादा खुश हो गए कि मतलब ये काफी लिबरल है या काफी इक्वालिटी को फोकस करता है, ये किसी में भेदभाव नहीं करता, इतना अच्छा राजा है हमारा, ये वो। फिर सोशल रिफॉर्म्स में क्या था? सती सिस्टम, चाइल्ड रीमैरिज, सती सिस्टम बैन कर दिया, चाइल्ड रीमैरिज, विडो रीमैरिज, ये सब। और क्या है? हम्म, हाँ, फिर रिजल्ट्स ऑफ द पॉलिसी पार्ट पार्ट हाँ, रिजल्ट्स ऑफ द पॉलिसी। हिंदू एक्सेप्टेड द मुगल एम्पायर, क्योंकि अकबर इतने अच्छे थे कि हिंदू ने फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया। राजपूत ने सपोर्ट किया सो दैट इनका एम्पायर काफी फ्लरिश करे। फिर बाद में सरेंडर्ड रिबेलियन रिबेलियन एंड एस्टैब्लिश पीस एंड ऑर्डर। ब्रेव राजपूत बेनिफिशियल फॉर मुगल्स, राजपूत काफी ज्यादा ब्रेव और दिमाग वाले थे जो मुगल्स के लिए इम्पोर्टेंट थे। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, क्योंकि कोई भी किसी में भी कुछ डिफरेंस नहीं, कुछ इनक्वालिटी नहीं, तो सब लोग ने अपना अपना काम अच्छी तरह से किया। लिटरेचर इंक्रीज, आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर फोकस था इनका, वो भी बढ़ा। इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी इसलिए बढ़ा क्योंकि सब अपना काम अच्छी तरह से कर रहे थे, क्योंकि पता था कि राजा किसी के साथ भी बायसनेस या पार्शियल नहीं होगा, तो सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे थे। बिकॉज ऑफ राजपूत अकबर मेड अ बिग एम्पायर। फिर राजपूत वो द रीजन कि अकबर इतना बड़ा एम्पायर बड़ा कर पाया अपना, और अकबर खुद भी है कि वो इतना अच्छा टॉलरेंस या सोचने वाला बंदा था। उसके बाद आता है जहांगीर और शाहजहां फॉलोड बट नॉट औरंगजेब। जहांगीर और शाहजहां ने भी ये थोड़ा बहुत फॉलो किया, बट औरंगजेब ने बिल्कुल ये सब फॉलो नहीं किया।
बस फिर इतना ही है। हेलो।